सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का गणित का जो नया राजन सीरीज है 2025 संस्करण, इसको यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ और सभी बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करा दिए हैं और अति लघुत्तरी में 60 प्रश्न करा दिए हैं। अति लघुत्तरी की 3 क्लास अभी तक हो चुकी है, 20-20 प्रश्न करके हमने 60 प्रश्न कर लिए हैं और उससे पहले बहुविकल्पी की क्लासेस हो चुकी हैं, बहुविकल्पी के भी कई क्लासेस हुए हैं। तो वो सभी क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मैथ के चैप्टर वाइज क्लास जो मैंने पढ़ाए हैं वो देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें जो हैं वह देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और कहीं भी कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके आप बताइए। आपको क्लास के विषय में क्या लगता है कमेंट करके बताइए। अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए प्रश्न क्या 61 है। एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कोई भी कमरा है, क्लास है, बोल रहा है कक्षा है। अब फर्श और छत का आप छोड़ दीजिए क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अब दीवार को अगर आप देखेंगे तो दीवार में क्या होता है, दीवार में जो कमरे की आपकी लंबाई है वो है और ऊंचाई, दो चीजें हैं। दीवार का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह हो जाएगा, देखिए लंबाई वाली जो दीवार है अगर उसका क्षेत्रफल, जो लंबी वाली दीवार है उसका क्षेत्रफल आप देखेंगे तो लंबाई गुणे ऊंचाई होगा और ठीक उसके सामने वाली दीवार का भी उतना ही होगा। तो लंबाई गुणे ऊंचाई ये हो गया और ये दो दीवारों का, एक दीवार का तो होगा, उसके सामने वाले का भी होगा, तो दो गुना कर दीजिए तो 2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई। और इसी तरीके से फिर ये क्या होगा, एक चौड़ाई वाली दीवार, उसका क्षेत्रफल निकालोगे तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई आएगा और ये भी दो दीवारें होंगी आमने सामने की। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक, इसी को ऐसे लिख देते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं और लंबाई चौड़ाई को ए और बी से डिनोट कर देते हैं और ऊंचाई को एच से डिनोट कर देते हैं। ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 गुणे लंबाई है 11, चौड़ाई है 8, 11 धन 8 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 5। ठीक, अब ये देखिए 2 गुणे, इसको जोड़ लीजिए तो ये हो गया 19 और गुणे 5 और ये हो गया 5 दूनी 10 और 19, 190, 190 और मीटर में सब कुछ दिया गया है तो वर्ग मीटर। ये आपका आ गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बहुत ही आसानी से आपने निकाल लिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2, ये आपको दिया गया है। तो बहुत ही सरल है। देखिए हमको ये जो मान दिया गया है इससे हमको, ये जो मान हमको नहीं पता है इसके मान तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंच सकते हैं, देखिए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 हमको दिया गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं। बराबर के दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया तो यहां हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला याद करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a की जगह क्या है, x है और b की जगह क्या है, 1 बाई एक्स है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा
और ये हो गया एक्स स्क्वायर, और 2 का गुणा 1 में 2 हो जाएगा, और प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और बटे में एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस 2 को उधर भेज दीजिए, 4 में से 2 घट जाएगा, बचेगा क्या 2। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जिसका मान हमको निकालना था, और बराबर किसके आ रहा है 2 के, तो इसका मान जो हो गया वह 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है, परिमेय संख्या ऋण 7/9, ऋण 5/21 और 2/3 को आरोही क्रम में लिखिए। मतलब ये जो आपको परिमेय संख्याएं दिख रही हैं, इनको आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो ऐसे लगाने के लिए अब देखिए ऋण 7/9 दिया है, ऋण 5/21 दिया है, और ये 2/3 दिया है, तो इसको भी लिख सकते हैं ऋण 2/3। इस तरीके से -1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये ऋण 2/3, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसके बाद समझिए कि आपके पास भिन्न संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, तो इनका कंपैरिजन आप कैसे करोगे, आपको एक क्रम में लगाना है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये आपको करना है। तो ये करने के लिए पहले तो देखिए भिन्न संख्याओं का कंपैरिजन कैसे होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई संख्या बड़ी है कोई छोटी है। जैसे यहीं पे अभी लिखा रहा है 5/10 और 7/10, तो यहां पे हम बोल देंगे कि ये 7/10 बड़ा है, क्योंकि दोनों का हर 10 है और यहाँ पे अंश जो है वो बड़ा है, तो इसलिए ये 7/10 जो है वो बड़ा है। अब यहां इस केस में कैसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से पहले हमको क्या करना होगा, हमको इनका हर समान करना होगा। तो 9, 21 और 3 का हम लासा लेंगे, तो लासा हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 63, ठीक 63, 9 7 63 होता है, तो ये हो जाएगा 7 का गुणा हो जाएगा अंश में, तो ऋण 49/63, और 21 तिया 63 होता है, तो 3 का गुणा होगा ऊपर में, क्योंकि हर 3 गुना हो गया तो अंश भी 3 गुना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 21 गुना हो गया, ठीक, तो 21 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा 63, और ये हो गया 21, तो 2 और 4 42, ऋण 42/63। अब यहाँ पे आपको देखिए सभी का हर 63 मिल गया। अब अंश ऋण 49, ऋण 15, ऋण 42, ये है अंश आपका। अब इस तरीके से ये धनात्मक संख्याएं होती तब तो हम बोल देते कि जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी है, लेकिन ऋणात्मक के केस में क्या होगा कि इसका जस्ट उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा, तो जिसका अंश सबका सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, यानी कि ऋण 49/63 ये सबसे छोटी संख्या। इसके बाद देखिए ऋण 42/63 ये उससे बड़ी, और सबसे बड़ी हो जाएगी ऋण 15/63, ये हो गया। अब चाहे तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, ऋण 49/63 ये किसका है, ऋण 7/9 का, और ऋण 42/63 ये है ऋण 2/3, और ये ऋण 15/63 ये किसका है, ऋण 5/21 का। तो ये हो गया बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। नेगेटिव में संख्या जितनी छोटी रहेगी वह उतनी ही बड़ी होती है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका सही आरोही क्रम है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। अब देखिए आप यहां देख रहे होंगे कि 429 में ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ और 348 में मृत्यु हुई, तो ये आप देख रहे हैं साल बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो ऐसा ही होता है ईसा पूर्व काउंट होता है, जैसे 500 ईसा पूर्व, फिर उसके बाद आएगा 499 ईसा पूर्व, फिर 498 ईसा पूर्व, ये उल्टा चलता है ईसा पूर्व। मतलब ये ईसा मसीह का जन्म है, इसको जन्म को 0 मान लिया गया, उसके बाद जो साल हुए उसको 1 2 3 4 बोला गया, और उससे पहले के सालों को क्या बोला गया, ईसा पूर्व बोला गया, ठीक। तो 429 में जन्मे थे, 429 में जन्मे थे, और फिर 348 में मृत्यु हुई थी। तो इसी का डिफरेंस ले लीजिए, कुछ नहीं करना है,
आपको मिल जाएगा कितने वर्ष जो है वह जीवित रहे थे, यही पूछ रहा है। तो घटा लीजिए, ये देखिए 9 में से 8 घट जाएगा 1, और फिर यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, और ये 0, 81 वर्ष जीवित रहे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 65 है, ऋण 9/11 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उसमें अगर हम जोड़ दें तो मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, मान लेते हैं x से योगात्मक प्रतिलोम, तो जोड़ने पे मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। x बराबर हो जाएगा ऋण 9/11, इधर जाएगा 0 में जुड़ेगा तो 9/11, धन 9/11 हो जाएगा, यानी कि ऋण 9/11 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वह 9/11 होगा। ठीक, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 66 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि इसकी ऊंचाई 8 सेमी हो तो त्रिभुज के आधार की माप बताइए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, उसकी एक भुज मतलब ऊंचाई दिया गया है और आधार आपसे पूछ रहा है। अब आपको पता होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 48 और 1/2, आधार की माप आपको निकालनी है, ऊंचाई आपको दिया गया है, तो ये हो गया आधार और ऊंचाई दिया गया है 8। 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, 4 गुणे आधार बराबर है 48, तो आधार बराबर लिख सकते हैं 4 को इधर लाएंगे बराबर के तो 48 के बटे में हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, आधार 12, आधार कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही मान आपको निकालना था आधार का, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बस आपको पता है, फॉर्मूले में आपने वैल्यू रख दिया, आपको निकल गया मान। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, ऋण 5 माइनस ब्रैकेट में -45 भागा -15 प्लस ब्रैकेट में -3 इंटू 5 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है आपके लिए कि कौन सी संक्रिया पहले होगी। यहाँ पे देखिए बॉडमॉस के रूल में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो है ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ब्रैकेट्स जो लगाए गए हैं वो बस ऋण को छुपाने के लिए लगाए गए हैं, माइनस को छुपाने के लिए। देखिए बाहर भी माइनस था और ये ऋण 45 खुद में था, संख्या नेगेटिव थी, इसलिए ये ब्रैकेट्स लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ब्रैकेट में दो संख्याओं के बीच कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग हो रहा हो, तो हमको यहाँ पे ब्रैकेट का चिंता नहीं करना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए भाग गुणा जोड़ घटाना ये हम कर लेते हैं, तो इसी अनुसार जो है यहाँ पे हम काम कर लेते हैं। अब ये देखिए ऋण 5 ये है, फिर ऋण 45 में भाग हो रहा है ऋण 15 का, ऋण 45 में भाग हो रहा है ऋण 15 का, और फिर धन ऋण 3 का गुणा हो रहा है 5 में। अब देखिए यहाँ पे अंश और हर दोनों नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे और 15 से 45 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, तो ये ऋण 5 और इस ऋण का गुणा होगा, यहाँ धन 3 आ रहा है तो ऋण 3 हो जाएगा, और फिर -3 का गुणा होगा 5 में तो -15 हो जाएगा। अब इसके बाद जोड़ लीजिए -5 -3 -15, ये सब कितना हो जाएगा -23, वैल्यू कितनी आ जाएगी -23, ये आपका मान हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान था, बस आपको जो मैंने बताया उसी अनुसार जो है आपको चीजें करनी है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 68 है, x इंटू ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सब बस आप गुणा कर लीजिए, देखिए x का गुणा एक बार y में होगा एक बार माइनस जेड में होगा, तो ये लिख लेते हैं xy और ये माइनस
जेड एक्स ना लिख करके हम इसको एक्स जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स को हम पहले लिख रहे हैं प्लस वाई इंटू जेड वाई जेड, और ये माइनस एक्स में गुणा होगा तो माइनस वाई एक्स ना लिख करके माइनस एक्स वाई लिख देते हैं, और प्लस जेड का गुणा एक्स में तो जेड एक्स या इसी को एक्स जेड भी लिख सकते हैं, और फिर जेड का गुणा माइनस वाई में तो इसे माइनस वाई जेड लिख देते हैं, जेड वाई या वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए एक्स वाई का पद यहाँ पे है प्लस एक्स वाई और यहाँ माइनस एक्स वाई है, तो एक्स वाई में से माइनस एक्स वाई घट गया तो जीरो हो गया, और यहाँ देखिए माइनस एक्स जेड है और यहाँ प्लस एक्स जेड है, घट जाएगा जीरो, और यहाँ देखिए प्लस वाई जेड है वहां पे माइनस वाई जेड है, तो ये भी आपस में घट के शून्य हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी कुल जीरो, इसका जो पूरा मान आ जाएगा वह आ जाएगा जीरो। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 69 है, एक रेलगाड़ी की चाल इतनी है किलोमीटर प्रति घंटा, एक रेलगाड़ी की चाल इतनी किलोमीटर प्रति घंटा है, वह एक्स धन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल आपको दी गई है, समय आपको दिया गया है, दूरी आपको निकालना है, या इसी को लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को, दूरी बराबर चाल और समय इधर आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा चाल गुणे समय, ये हो गया। अब दूरी निकालना है तो लिखिए चाल पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू कितने घंटे चल रहा है x प्लस 2 घंटे। अब गुणा कर लीजिए, अब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ 3 पद है इस ब्रैकेट में, यहाँ 2 पद है, तो इसी 2 पद का 3 पद में गुणा कर लेते हैं। तो कैसे होगा, पहले एक बार x का गुणा पूरे इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में हो जाएगा, फिर प्लस 2 का गुणा इस पूरे पद में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें दोनों पदों में करिए, फिर प्लस 3x का गुणा दोनों पदों में करिए, फिर प्लस 2 का गुणा इन दोनों पदों में करिए। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा x, ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर में गुणा होगा x का, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और ये प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब देखिए एक्स क्यूब का कोई पद नहीं है, एक्स क्यूब को ऐसे ही लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर के पद देखिए यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और देखिए यहाँ 2x है यहाँ 6x है, ये हो जाएगा 8x, और इसके बाद देखिए यहाँ पे बचा कांस्टेंट 4 प्लस 4, यही दूरी हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है, यदि x धन 1 बटे x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपको वैल्यू किसका दिया है, x प्लस 1 बाई एक्स का मान दिया गया है 5, और मान किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं हम, सिंपली जो है इसका जो मान हमको दिया गया है उसका आप वर्ग कर दीजिए, इसी का स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए होता है इंटू बी होता है, तो 2ab x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए x से x कट गया बचा 2, और ये 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर 25, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 को उधर भेजेंगे तो 25 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 23, और इसी का मान आपको निकालना था, यही वैल्यू आपको निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न का 71 है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है,
द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब तीन क्रमागत संख्याएं हैं, अगर तीन क्रमागत संख्याएं हैं तो पहली अगर मान लेते हैं x है तो दूसरी क्या होगी, x+1 होगी, और तीसरी क्या होगी, x+1 और +1 तो x+2 होगी। समझ गए आप? यही आपको समझना है, बस मानने में आपको समझना है कि माना तीनों क्रमागत संख्याएं, अगर पहले को आप x मान रहे हैं तो उसकी अगली क्या होगी, x+1 होगी, और उससे अगली क्या होगी, x+2 होगी, और इससे अगली अगर पूछता चार क्रमागत संख्या तो x+4 होता। अब बोल रहा कि तीनों क्रमागत संख्याओं का जो योग है, अगर तीनों संख्याओं को जोड़ा जाए, ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को जब जोड़ा गया तो योग क्या है, 87 है, 87, ये हो गया 87। अब यहाँ पे आपको दूसरी क्रमागत संख्या का मान बताना है, यानी x+1 का मान बताना है। अब देखिए ब्रैकेट खोलिए, तो x+1 प्लस x+2 बराबर 87, और x 3x हो जाएगा, और ये 1-2 3 हो जाएगा बराबर 87 के है, और 3x बराबर कितना हो जाएगा, 87 - 3 + 3 उधर जाएगा -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 के, और x बराबर हो जाएगा 84/3। देखिए 3 दूनी 6 बचा 2, और 3 8 24, इतना आ गया 28। x का मान कितना आ गया, यानी कि पहली संख्या जो होगी 28, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 29, तीसरी संख्या 30। तो यहां से आपसे पूछा था दूसरी क्रमागत संख्या का मान, तो कितना हो गया, 29, ये आपका उत्तर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 72 है, एक आयत की लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 6 सेमी है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गया है और आयत का परिमाप पूछ रहा है, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। आयत का परिमाप जो होता है वह कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 बार लंबाई को जोड़ दीजिए, 2 बार चौड़ाई को जोड़ दीजिए। लंबाई कितनी है, 10 है, चौड़ाई 6 है, तो 10 धन 6। अब 10 धन 6 कितना हो जाएगा, 16, तो 2 गुणे 16, और ये आ जाएगा 32, और सब कुछ दिया है सेंटीमीटर में, तो ये भी लंबाई ही होती है परिमाप, तो 32 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसानी से ये कर लिया आपने। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर स्क्वायर पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है। आपको सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, इन्होंने प्रश्न में गलती की है। ठीक, क्योंकि ये कोई क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ पे हो रही है बात वॉल्यूम की। तो 7800 सेंटीमीटर क्यूब अगर पानी है तो वह कितने लीटर पानी है, तो हमको बस पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी होता है। ठीक, यानी कि जो 10 सेंटीमीटर का आपका स्केल होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर गहरा। ठीक, इस तरीके से अगर एक पात्र बनाए तो उसमें कितना पानी आता है, उसमें 1 लीटर पानी आता है। ठीक, ये एक घन बना लीजिए इस तरीके से, जो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो, और इसमें कितना पानी आएगा, 1 लीटर पानी आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि 1 लीटर आप रोज देख ही रहे हैं, ग्वाला से दूध लेते होंगे आप, और 1 लीटर वाली बोतल आप लेते हैं पानी की, तो वो अगर उसको हम घन के आकार में बना लें तो बस 10 सेंटीमीटर आपका लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर गहरा अगर आपके पास एक घन है तो उसमें जो है 1 लीटर पानी आ जाएगा। अब बोल रहा है कि 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी कितने लीटर होगा, तो सेंटीमीटर को आपको लीटर में बदलना है, तो बदलने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसी में 1000 से भाग कर दीजिए, 1000 से आप भाग करेंगे। ठीक,
तो ये हो जाएगा आपका 7.8 लीटर। 7.8 लीटर पानी इस बर्तन में है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है, यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 2 हो तो 1 प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको मान दिया है ए स्क्वायर प्लस 1/a² का, जो कि वैल्यू है 2, और आपसे मान किसका पूछ रहा है? 1/a प्लस ए का मान पूछ रहा है। ठीक, इसका मान आपसे पूछ रहा है और इसका मान जो है आपको दिया हुआ है। तो 1/a प्लस ए का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो मान कितना आता है? ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा? इंटू ए इंटू 1/a, और ए से ए कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2, यानी कि ये आ गया 1/a प्लस ए बराबर कितना आ गया? बराबर इतने के आ गया। अब इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये किसके बराबर है? 2, तो ये प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। 1/a प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर हो गया 2 धन 2, यानी कि 4 हो जाएगा। और यहीं से लिखना चाहें अगर, तो देखिए इसके घाते 2 है और उस घात को उधर भेजेंगे तो करणी हो जाती है, तो करणी में 4, जिसका मान आ जाएगा 2, यानी कि 1/a प्लस ए का मान जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 2। ठीक, तो इसका भी मान जो है 2 आ गया। ठीक, यही आपको निकालना था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है, ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर x है तो दोनों का गुणा करने पे मान कितना आना चाहिए? मान आना चाहिए 1 के बराबर। ठीक, क्योंकि किसी संख्या का उसके गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा करने पे हमको मान कितना मिलता है? 1 मिलता है। तो हमने माना x है तो मान 1 आना चाहिए, और x बराबर कितना हो जाएगा? 9 को उधर भेजेंगे और फिर 4 को और ऋण को, ऋण 9/4। ठीक, यहाँ 9 हर में उधर जाएगा गुणा होगा, और ऋण 4 जाएगा हर में। ठीक, तो ऋण सामने लग जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा? यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? ऋण 9/4। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 76 है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि माना एक पुस्तक का मूल्य x है, तो 5 पुस्तकों का कितना हो जाएगा? 5x, और 7 पुस्तकों का कितना हो जाएगा? 7x। और आपसे बोल क्या रहा है? आपसे बोल रहा है कि 7 पुस्तकों का जो मूल्य है वह 5 पुस्तकों के मूल्य से कितना कम है? 72 रुपए। तो यही आपको बस एक यहाँ पे समीकरण बना लेना है, जो 7x 7 पुस्तकों का, यहाँ एक बार लिख लीजिएगा, 5 पुस्तकों का मूल्य 5x होगा, 7 पुस्तकों का मूल्य 7x होगा। और ये जब आपको दिया गया है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है, तो इसका मतलब ये है कि 7 पुस्तकों के मूल्य में से अगर 5 पुस्तकों का मूल्य आप घटाते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए? 72 मिलना चाहिए। वही हमने किया, तो 2x बराबर होना चाहिए 72, और x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 72/2, ये आ जाएगा 36। एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा? 36 रुपए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77 है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 1/3 है, यदि इनमें से एक संख्या ऋण 5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 1/3 है। ठीक, ऋण 1/3 है, यदि इनमें से एक संख्या जो है ऋण 5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं दूसरी संख्या क्या है? x है, ये हमने मान लिया। तो पहली संख्या ऋण 5/18 धन x
बराबर किसके होना चाहिए, दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल कितना है, ऋण 1/3। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 1/3, और ये ऋण 5/18 इधर जाएगा तो धन 5/18 हो जाएगा। और अब जो है हर समान कर लीजिए, पूरे के बटे 18 करेंगे तो 3 छक 18, 6 से गुणा करना पड़ेगा, ऋण 6 और ये धन 5, ये कितना हो जाएगा, ऋण 6 धन 5 ऋण 1/18। x का मान कितना आ गया, ऋण 1/18, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी, ऋण 1/18 माइनस 1/18, ये वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर ऋण 3 है। x का मान ऋण 3 दिया गया है और वर्गाकार खेत की भुजा दी गई है। भुजा किस फॉर्म में दिया गया है, 3x + 17 और x की वैल्यू आपको दिया गया है ऋण 3, तो भुजा कितना हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा ऋण 3 रख दीजिए, 3 गुणे ऋण 3 धन 17, तो ये बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 -9 और 17 -9, यानी कि 17 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा क्या, 8, यानी कि भुजा हो गया 8। अब खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत है तो यहीं से लिखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 × 64 होता है 64, और मीटर में दिया गया है तो वर्ग मीटर, 64 वर्ग मीटर। इसके बाद देखिए 79 है, समीकरण 12/5 धन 12/5 बराबर 2/5 धन 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, x का मान आपको निकालना है और पूरा जो आपका सबका हर है वो 5 ही है, तो 5 से आप गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपको जो हो जाएगा हर आपका खत्म हो जाएगा, और 2x बराबर लिख सकते हैं 12 - 2 और x बराबर हो जाएगा 10 और 2 इधर ले गए बटे 2 और x का मान कितना आ गया, 5। तो बहुत ही सरल है, x का मान कितना आ गया, 5। कैसे आ गया, देखिए यहाँ पे 12/5 है और बराबर 2/5 धन 2x/5। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ या तो 5 से गुणा कर दीजिए या फिर हर यहाँ समान कर लीजिए, समान है ही 5 है, तो अब 5 का तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहाँ 5 से गुणा होगा, यहाँ 5 से गुणा होगा। अब एक 5 को फिर इधर ले आइएगा, दोनों 5 एक दूसरे से कट जाएंगे। अब जो आपको मान मिल जाएगा वह मिल जाएगा 12 बराबर 2 धन 2x। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 2 यानी कि 10, और 2x बराबर 10 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10/2, और x का मान कितना आ गया, 5। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 80 है, 114, 380, 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, मासा निकालना है। तो देखिए 114 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 114, 5 और 7, 57। अब 57 को याद करिए किन संख्याओं में विभाजित कर सकते हैं, तो 57 जो होता है किन से, 19 3 57 होता है, तो 3 गुणे 19 इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से 380, तो 380 को देखिए 2 गुणे, ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 190, यानी कि 2 गुणे 190 को कितना लिख सकते हैं, 19 गुणे 10, और फिर इसको 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 गुणे 2 यानी कि 4, और 4 × 5 = 20, और 20 का गुणा 19 में होगा तो 380 आ जाएगा। बिल्कुल सही हमने किया है। अब देखिए इसके बाद 133, 133 को कितना लिख सकते हैं, 133 19 7 133 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 19। अब इसके बाद देखिए मासा, मासा जब हम लिखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं
कि कौन सी संख्या हर जगह आ रही है। जैसे 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, तो मासा में नहीं लिख सकते हैं। 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो नहीं लिख सकते हैं। 5 यहाँ आ रहा है, बाकी दोनों जगह नहीं आ रहा है, तो नहीं लिख सकते हैं। बस एक संख्या जो है आपको दिख रही है, सभी जगह आ रही है, 19। तो यही 19 जो हो जाएगा आपका मासा हो जाएगा, और कोई संख्या नहीं है जो सब जगह आ रही हो, तो आपका मासा कितना हो गया? 19। ठीक है, तो यहां तक आपको सभी प्रश्न जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, प्रश्न संख्या 80 तक। अब आगे के जितने भी प्रश्न बचे हैं, 10-12 प्रश्न है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और आपका जो ये पूरा अति लघुत्तरी है वह समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। कहीं भी किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर आप लिख करके कमेंट करिएगा, ठीक है। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अपने लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ग्रुपों में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, सभी विषयों को आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब से भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम समय में और टेस्ट अपना खुद से आप टेस्ट लेते रहें, तो टेस्ट सीरीज भी है आपके लिए अवेलेबल है। सेकंड सेमेस्टर का सभी सेकंड सेमेस्टर के सभी नोट्स अवेलेबल हैं। राजन पवन सीरीज का पीडीएफ अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी पे, जिसका लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर के आप जरूर जो है ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पे सेकंड सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।